इस आधार पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि समझ रहे हैं। वो मैं तन को रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है के साथ केवल विवशतावश माने मजबूरी में है, वो कैसा समाज होना चाहिए। देखिए तो ये कहेंगे कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज जो होगा ना वो काफी पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर, समता पर, भातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होगा। क्या ये ठीक नहीं है भाई? क्या ये ठीक नहीं होगा कि सब कोई स्वतंत्र रहे, सब कोई फ्री रहे, सब समता हो, सब में सब बराबर हो और सब में भातृत्व हो यानी भाईचारे का बोध हो? क्या ये अच्छा लोगों को नहीं लगेगा? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है भाई? भाईचारा गलत चीज़ है क्या? हाँ, एक दूसरे के मदद करना, एक दूसरे के काम आना, क्या ये गलत चीज़ है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, परिपथ जैसा। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। सुन लो, दूध में जिस तरह से पानी मिला दिया जाता है ना, तो वो क्या करता है, दूध उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि आजा आजा तेरे को भी मैं अपने में मिला लेता हूं। अब देखिए पानी कोई बेचेगा ऐसे तो पानी का उतना भाव नहीं मिलेगा जितना दूध का मिलेगा, लेकिन वही पानी को अगर दूध में मिला दिया जाए तो दूध का जितना दाम है ना उसके साथ उसको मिला करके बेचवा देगा, ठीक ना। लेकिन दुख की ये बात है ना, चलिए छोड़िए, आगे उसका कहानी बता देंगे कभी। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ओके जय भाई लोग, कैसा न हुआ? चला आशा करते हैं कि अच्छा होगा, जहाँ होगा मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। ओके तरह लेके हम आए बनी क्लास 10 के गोधुली के फर्स्ट चैप्टर जो हुए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जेकर लेखक जो हैं वो बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, देखिए इनका एक कथनी है जो बड़ा ही फेमस है कि शिक्षा ओ शेरनी का दूध है, शिक्षा ओ शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा ना वो दहाड़ेगा, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। अर्थात आप देखते होंगे पढ़े लिखे व्यक्ति कहीं भी गर्दा उड़ा देता है, ठीक ना। तो इसी आधार पर ये बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। ओके आइए देखते हैं तो द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण, क्योंकि ये सब अंग्रेजी में था, ये सब अंग्रेजी में लिखे हुए थे, ठीक ना। तो ललई सिंह यादव इनको क्या किए कि हिंदी में रूपांतरण किए। जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है यह भाषण जाति पाति तोड़ मंडल, ठीक ना, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो 1936 ईस्वी में होना था के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ये जो एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है, ये एक भाषण देने के लिए इस चीज को तैयार किए थे, ठीक ना। लेकिन परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकी। जहां भाषण देना था वहां लोग तैयार नहीं हुआ, ठीक ना। जानते हैं, थोड़ा सा मैं डेवलप कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। उसमें कुछ ऐसे शब्द थे, ठीक ना, जिसको लोग हटाना चाह रहे थे। तो हटाना जब चाह रहे थे तो ये कहे कि जब उसको हटाइए दोगे तो ये हमको भाषण देने की फायदा क्या है, नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा, और नहीं तो भाषण नहीं देंगे, ठीक ना। नहीं हटाए और भाषण को सहमति न मिला और उसके कारण क्या हुआ, सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। तो भाई कहाँ कहाँ रोक दोगे, भाषण नहीं देने दोगे तो पुस्तक में भी कलम चलाने से भी रोक दोगे। तो ये क्या किया, बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, ठीक ना। जो चीज वहां भाषण में कहने वाले थे और भाषण नहीं देने दिया गया तो इसको क्या किए, पुस्तक में कन्वर्ट कर दिए, पुस्तिका के रूप दे दिए। प्रस्तुत आलेख में वह भारतीय समाज में श्रम का जो विभाजन है, काम का जो बंटवारा जो लोग कर दिया है, ठीक ना, कि ये है तो ये काम करेगा, ये है तो ये काम करेगा, ठीक ना। ये श्रम का जो विभाजन किया गया उसके नाम से मध्ययुगीन अविष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं।
जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। भावी लोकतंत्र के लिए ये जो लोकतंत्र है, इसके बाद जो लोकतंत्र रहेगा उसके लिए यहाँ के नागरिकों के लिए यह लेख जो है ना अत्यंत ही क्या है, शिक्षाप्रद है। इसीलिए तो भैया पहले का स्टेज होता है जीवन का जिसको मैट्रिक बोला जाता है, ठीक ना। और ये फर्स्ट ही चैप्टर हिंदी में फर्स्ट चैप्टर में ही इसको दे दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि क्या लिखे हैं ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, ठीक ना। विभाजन और जाति प्रथा कह रहे हैं कि यह विडंबना की ही बात है, यह विडंबना यानी दुख की बात है, ठीक ना, कि इस युग में भी जातिवाद, जिसको कास्टिज्म अंग्रेजी में बोलते हैं, कि पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। किस, अरे भैया ये युग में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का युग है, जिसमें विज्ञान, रोको भाई रोको एक नाटक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कह रहे हैं कि यह विडंबना की ही बात है, यह विडंबना यानी दुख की बात है, ठीक ना, कि इस युग में भी जातिवाद, जिसको कास्टिज्म अंग्रेजी में बोलते हैं, कि पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। किस, अरे भैया ये युग में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का युग है, जिसमें विज्ञान, रोको भाई रोको एक नाटक, की कमी नहीं, इसके पोषक जानते हैं, जो जातिवाद का पोषक करते हैं कि हाँ जाति प्रथा ठीक बढ़िया है, ये खूब सुंदर प्रथा है। जानते हो क्या, किस तर्क के आधार पर ये बात बोलता है, जानते हैं, उसका समर्थन करते हैं, जानते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता, श्रम का जब बंटवारा कर देगा ना तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा, वो काम करने में कुशल हो जाएगा। दिल ले लगते तो कुशल हो जाते, जबरदस्ती कुशल बनेब। हाँ बेटा इंजीनियर बनबे नहीं करे, कहे बेटा तू इंजीनियरे बन, है, समझ रहे हैं, आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, और जाति प्रथा जो है ये कोई दूसरा रूप नहीं है, ये श्रम विभाजन का ही रूप है। बंटवारा कर दिया गया कि जो जो काम कर रहा था उसके अनुसार उसको काम दे दिया गया, और अब भैया जब वो काम नहीं कर रहा है तो अब वो कला के वही में गिन रहा है। तो समस्या इस बात का ना है, श्रम के आधार पर जब बंटवारा किया तो भैया अब वो श्रम न करे थे, वो दोसर काम करे थे, तो अनुसार ओकरा होके चाहिए, तो ना ये बर्दाश्त ना होता ही। श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है, एकदम घोर विपत्ति वाला बात है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी तो रूप लिए हुए है ना। श्रम विभाजन ठीक बा, अब तक तू श्रमिकों के बांट दिया, मजदूर को भी उसी आधार पर बांट दिया, है ना। तो सबसे बुरी बात तो ये है ना, श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। देखिए बोल रहे हैं कि श्रम का बंटवारा सही है, लेकिन जबरदस्ती आप बंटवारा कर देंगे तो नहीं ना चलेगा भाई। अब मान लीजिए कि आप जाति के आधार पर बंटवारा कर दिए कि ये इस जाति का है तो यही काम खूब बढ़िया से करेगा, और उसको पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी है और वो पढ़ लिख रहा है, तो क्या वो काम बढ़िया से करेगा? वो तो थोपना हो गया ना, जबरदस्ती। परंतु किसी भी सभ्य समाज, जो पढ़ा लिखा समाज है, सभ्य है, ठीक ना, उसमें श्रम विभाजन की व्याख्या श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, भारत में जो जाति प्रथा है, कास्टिज्म जो सिस्टम है, इसका एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों की यह है कि अपेक्षा, कहाँ चलेगा भाई, प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ठीक है भाई, आप तो बांट दिए कि जो काम कर रहा है उसको उस तरह से कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो ऊंच नीच का जो मतलब अंतर ला दे रहे हो, ये माइनस ला दे रहे हो, बीचवा में माइनस, तो ये सबसे समस्या वाली बात है ना, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कोई भी विश्व में इतना सारा देश है ना, ये वाला जो श्रम के आधार पर जो विभाजन किया गया और उसके बाद ये ऊंच नीच वाला खाई कर दिया गया। अरे जब विभाजन किया तो जो है वो भी अपना में एक्सपर्ट है, तो फिर ये ऊंच नीच वाला कहाँ से एंटर मरवा दिया? समस्या की बात तो ये है ना, समाज में नहीं पाया जाता।
जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, यह स्वभाव के आधार पर विभाजन नहीं होगा, यह जबरदस्ती थोपना होगा। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है भाई, उसका काम दूसरा करने के लिए है। आप कह रहे हो कि ने तोरा बाप ये कहते लगता तू ये कर, तोर दादा ये कहते लगता तू कर, ये कोनो मतलब भले है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अब बताओ भाई, कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा, अगर इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ेगा तो क्या वो इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ाई करके क्या करेगा, गोबर पाथने वाला काम करने लगेगा क्या, है ना। माने जो चीज जिस तरह से उसको शिक्षा दीक्षा दिया जाएगा वो उसी तरह से ना काम करेगा भाई, बात समझे। तो देखिए, जिससे वो अपने पेशा मतलब उसको इस लायक बना दीजिए ना, इस लायक बना दीजिए कि वो अपना पेशा खुद चुन सके कि मेरे को किस चीज़ में दिलचस्पी है ना। विद्यार्थियों से पूछा जाता है ना कि बोल भाई सियान होकर पढ़ लिख के क्या बनेगा, तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, बोलता है ना, बोलता है। अब बताइए एंगती कह दीजिएगा ना तू वकील क्या बनेगा, मारम झापड़, तू जाके मजदूर बन, तू जाकर के झाड़ू बहारू कर, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य के पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बोलिए, तो ये कोई श्रमिक विभाजन हुआ, ये श्रम विभाजन हुआ कि अभी वो गर्भे में है तो वो का बनेगा, ने बनेगा, किस चीज़ में उसका दिलचस्पी होगा, किधर उसका माइंड काम करेगा। और अगाड़िए से मतलब कि जिस जाति में है और वो गर्भ में है तो मतलब अब वही जाति के उबा, भले वो काम करे चाहे नहीं करे। समस्या है ना, गलती है, विडंबना है कि नहीं है, ठीक ना। जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त मतलब कि उसके उपयुक्त उसके लायक नहीं है, या अपर्याप्त हो, या पर्याप्त भी नहीं हो, ज़्यादा भी नहीं हो, होने के कारण वह भूखों मर जाए। अब बताइए जरा, आप तो काम का बंटवारा भी कर दिए गर्भे से उसका, अगर वो काम जब नहीं मरेगा तो भूखे मरेगा, मिलेगा नहीं काम तो भूखे मरेगा, है। अरे भाई कुशल रहेगा तो किसी क्षेत्र में जाकर के अपना काम कर सकता है, खा सकता है। और उसको बांध दो कि नहीं रे इधर कहाँ आया बे, अरे तू तो ये तोरा बाप करता था, तू ये कैसे करने लगा बे। तो ये सब समस्या वाली बात है कि नहीं है, ठीक ना। ये विडंबना है और ये 21वीं सदी चल रहा है भैया। आधुनिक युग में यह स्थिति पर आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अब बताइए, फैक्ट्री में काम कर रहा है, मान लीजिए कि कोई जूते फैक्ट्री है और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि जूता नहीं बिक रहा है तो फैक्ट्री बंद हो गया। तो अब बोलिए, अब तो आप कह रहे थे कि नहीं जब तू काम करता जूता सिलने का काम करता तो तू जूते सिलो, अब बताइए तो भूखे मरेगा कि नहीं मरेगा भाई, जो तो फैक्ट्री बंद हो ले जो काम वो कर रहा था है। समस्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब जब वो पेशा से बंधा नहीं रहेगा तो आराम से दूसरा पेशा चुन सकता है, चुन करके अपना खा कमा सकता है, और नहीं तो उसको बांध दिए हो तो भाई तो भूखे मरेगा। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता। आज सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि मुस्लिम में मुस्लिम जन्म लेता है, ईसाई में ईसाई जन्म लेता है, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन जन्म लेता है, बौद्ध में बौद्धिस्ट जन्म लेता है, लेकिन हिंदू में जानते हैं इसमें फालना चिलना ये टाइटल वो टाइटल जन्म लेता है लोग। सबसे बड़ा बुराई ये चीज़ का है, ठीक ना। रह जाता है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है, डांट करके भी बोलता है। आओ एगो कहावत कहता है सब कि बाप के नाम साग पाता बेटा के नाम परोरवा, ऐसे कह के कहता है सब, ठीक ना। कि रे ये तो माने बाप कर लो ये का मत तू लगले माने बड़का बने, तरह तरह के बोलता है ना भोजपुरी में। देखिए, जो उसका पैतृक पेशा ना हो भले ही वह उसमें पारंगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है।
पेशा उसको चुनने नहीं देने के कारण बेरोजगारी का सबसे एकदम डायरेक्ट कारण बना हुआ है, प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन से सबसे ज्यादा देखा जाए तो जाति प्रथा एकदम ये दोष से कूट कूट करके भरा हुआ है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि यानी पर्सनल अपना भावना है, पर्सनल अपना रुचि है का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि समझ रहे हैं, वो में तनको रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है के साथ केवल विवशतावश माने मजबूरी में एकदम विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। टालू का बताइए भाई, रुचि नहीं है तो काम करता ही हो, एक गति खराब है उराबे कर देते, दो चार को ऊपर से डांट सुन देता और खराब करने लगेगा, है ना। लेकिन उसको जो चीज में रुचि है उसको दे दिया, हाँ खूब मजा से करेगा, वाह। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप देखिएगा, आपको मान लीजिए कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता होगा, आपका गार्जियन कहेगा मैथ पर, अब बताइए पापा पर खिसिएगा कि नहीं खिसिएगा, कि बुझा ले हमारा कुछ होइले नहीं कलर मर देगी खाली मैथे पर, तो दिक्कत है कि नहीं है? तो ये समस्या होता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता है और ना ही दिमाग, बताओ भैया तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जब दिल दिमाग लगबे नहीं करेगा तो वो अच्छा कर पाएगा, वो काम करेगा अच्छा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक प्रथा है। लेकिन भैया एकरा के तो छोड़ते नहीं है, सब एकरा के छोड़ते नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब कह रहे हैं कि अरे भैया अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को ले लेता हूं। जो समस्या है उसका रचनात्मक पहलू क्या है, जरा इसे हम लेकर के देख रहे हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि मर्दबा जाति प्रथा के विरोधी है, वो हमने का सपोर्टर ही या विरोधी है, ठीक ना। तो बताओ ना कि बढ़िया क्या है। तो अब ये कहेंगे कि देख भैया हमारा ला एकदम आइडियल जो समाज है वो कैसा समाज होना चाहिए। देखिए तो ये कहेंगे कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज जो होगा ना वो काफी पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर, समता पर, भातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होगा। क्या ये ठीक नहीं है भाई? क्या ये ठीक नहीं होगा कि सब कोई स्वतंत्र रहे, सब कोई फ्री रहे, सब समता हो, सब में सब बराबर हो और सब में भातृत्व हो यानी भाईचारे का बोध हो? क्या ये अच्छा लोगों को नहीं लगेगा? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भाई भाईचारा गलत चीज है क्या? हाँ, एक दूसरे के मदद करना, एक दूसरे के काम आना, क्या ये गलत चीज है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, परिपथ जैसा। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। सुन लो, दूध में जिस तरह से पानी मिला दिया जाता है ना, तो वो क्या करता है, दूध उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि आजा तेरे को भी मैं अपने में मिला लेता हूं। अब देखिए पानी कोई बेचेगा ऐसे तो पानी का उतना भाव नहीं मिलेगा जितना दूध का मिलेगा, लेकिन वही पानी को अगर दूध में मिला दिया जाए तो दूध का जितना दाम है ना उसके साथ उसको मिला करके बेचवा देगा, ठीक ना। लेकिन दुख की ये बात है ना, चलिए छोड़िए, आगे उसका कहानी बता देंगे कभी। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, भाईचारा। यही लोकतंत्र वास्तविक है, क्योंकि लोकतंत्र है भैया देश मेरा, ठीक ना। ये सब नेता सब नाटक ड्रामा करता है, क्या कहा जाए।
इसी का नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अपने साथियों के प्रति क्या हो? श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो यहाँ आपका ये चैप्टर जो हो गया ना, द एंड हो गया भैया। ठीक है, ये चैप्टर आपका क्या हो गया? खल्लास हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानते हैं क्या चीज लेकर के मिलेंगे? इसका पार्ट 2 जो लेके आएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर के आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय। कि बाप के नाम साग पाता, बेटा के नाम परोरवा, ऐसे कह के कहता है सब, ठीक ना? कि रे ये तो मैंने बाप कर लो, ये का मत तू लगले मैंने बड़का बने, तरह तरह के बोलता है ना भोजपुरी में। देखिए, जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वो उसमें पारंगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। पेशा उसको चुनने नहीं देने के कारण बेरोजगारी का सबसे एकदम डायरेक्ट कारण बना हुआ है, प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन से सबसे ज्यादा देखा जाए तो जाति प्रथा एकदम ये दोष से कूट कूट करके भरा हुआ है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि, यानी पर्सनल अपना भावना है, पर्सनल अपना रुचि है का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि समझ रहे हैं। वो में तन को रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है के साथ केवल विवशतावश माने मजबूरी में एकदम विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। टालू का बते भाई रुचि नहीं है तो काम करता ही हो, एक गति खराबे उराबे कर देते, 2-4 को ऊपर से डांट सुन देता और खराब करने लगेगा, है ना? लेकिन उसको जो चीज में रुचि है उसको दे दिया, खूब मजा से करेगा, वाह। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप देखिएगा, आपको मान लीजिए कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता होगा, आपका गार्जियन कहेगा मैथ पर, अब बताइए पापा पर खिसिएगा कि नहीं खिसिएगा? कि बुझा ले हमरा कुछ होइले नहीं, कलर मर देगी खाली मैथे पर, तो दिक्कत है कि नहीं है? तो ये समस्या होता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता है और ना ही दिमाग, बताओ भैया तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जब दिल दिमाग लगबे नहीं करेगा तो वो अच्छा कर पाएगा, वो काम करेगा अच्छा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक प्रथा है। लेकिन भैया एकरा के तो छोड़ते नहीं है, सब एकरा के छोड़ते नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब कह रहे हैं कि अरे भैया अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को ले लेता हूं। जो समस्या है उसका रचनात्मक पहलू क्या है, जरा इसे हम लेकर के देख रहे हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि मतलब जाति प्रथा के विरोधी है, वो हमने का सपोर्टर ही या विरोधी है, ठीक ना? तो बताओ ना कि बढ़िया का है। तो अब ये कहेंगे कि देख भैया हमारा ला एकदम आइडियल जो समाज है वो कैसा समाज होना चाहिए। देखिए, तो ये कहेंगे कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज जो होगा ना वो काथी पर आधारित हो? स्वतंत्रता पर, समता पर, भातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होगा। क्या ये ठीक नहीं है भाई? क्या ये ठीक नहीं होगा कि सब कोई स्वतंत्र रहे, सब कोई फ्री रहे, सब समता हो, सब में सब बराबर हो और सब में भातृत्व हो यानी भाईचारे का बोध हो? क्या ये अच्छा लोगों को नहीं लगेगा? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है भाई? भाईचारा गलत चीज है क्या? हाँ, एक दूसरे के मदद करना, एक दूसरे के काम आना, क्या ये गलत चीज है?
किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। परिपथ जैसा ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। सुन लो, दूध में जिस तरह से पानी मिला दिया जाता है ना, तो वो क्या करता है, दूध उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि आजा आजा तेरे को भी मैं अपने में मिला लेता हूं। अब देखिए, पानी कोई बेचेगा ऐसे तो पानी का उतना भाव नहीं मिलेगा जितना दूध का मिलेगा, लेकिन वही पानी को अगर दूध में मिला दिया जाए तो दूध का जितना दाम है ना उसके साथ उसको मिला करके बेचवा देगा, ठीक ना। लेकिन दुख की ये बात है ना, चलिए छोड़िए, आगे उसका कहानी बता देंगे कभी। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, भाईचारा। यही लोकतंत्र वास्तविक है, क्योंकि लोकतंत्र है भैया देश मेरा, ठीक ना। ये सब नेता सब नाटक ड्रामा करता है, क्या कहा जाए। इसी का नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अपने साथियों के प्रति क्या हो, श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो यहां आपका ये चैप्टर जो हो गया ना, द एंड हो गया भैया, ठीक है। ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खल्लास हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानते हैं क्या चीज लेकर के मिलेंगे। इसका पार्ट 2 जो लेके आएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर के आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।